तो चलिए इस पर गहराई से नजर डालते हैं। हमारे सामने है लेखक अक्षत गुप्ता के उपन्यास द हिडन हिंदू से जुड़े कुछ दस्तावेज और नोट्स। हाँ। कहानी हमें अंडमान के एक काफी सुनसान द्वीप रॉस आइलैंड पर ले जाती है। बिल्कुल। वहाँ एक बहुत ही हाईटेक और खुफिया रिसर्च फैसिलिटी है, और इसी फैसिलिटी में मतलब हेलीकॉप्टर से एक ऐसे शख्स को लाया जाता है जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाए। हाँ, उसका हुलिया ही बड़ा अजीब है। शरीर पे भस्म लगी हुई है, गले में रुद्राक्ष, बाल उलझे हुए, बिल्कुल किसी अघोरी जैसा एकदम। और इस अघोरी जैसे दिखने वाले बंदी से पूछताछ के लिए कोई छोटी मोटी टीम नहीं, बल्कि देश के सबसे बेहतरीन दिमागों को इकट्ठा किया गया है। अच्छा। कौन कौन है टीम में? एक मनोचिकित्सक हैं, एक इतिहासकार, एक पौराणिक कथाओं का विशेषज्ञ, एक टॉप लेवल की हैकर और एक डॉक्टर भी। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस एक इंसान में ऐसा क्या खास है कि देश की सुरक्षा से जुड़ी इतनी बड़ी टीम को एक जगह लाना पड़ा। यही हमारी आज की बातचीत इसी रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेगी कि कौन है ये शख्स, ओम शास्त्री। तो कहानी की शुरुआत से ही ये साफ हो जाता है कि ओम शास्त्री कोई मामूली कैदी तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब उसे हेलीकॉप्टर से लाया जाता है तो वो बेहोश होता है और उसके शरीर से लगातार राख झड़ रही होती है। लेकिन जैसे ही उसे होश आता है वो ऐसी चीजें करना शुरू कर देता है जो वहां मौजूद हर एक्सपर्ट के मतलब होश उड़ा देती हैं। सही कहा। टीम सबसे पहले उस पर नार्को एनालिसिस करने की कोशिश करती है। एक मिनट, नार्को एनालिसिस यानी वही जिसे हम आम भाषा में ट्रूथ सीरम कहते हैं? हाँ, सच उगलवाने वाली दवा। ओके। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस पर इन दवाओं का लगभग कोई असर ही नहीं होता। कुछ भी नहीं? ना के बराबर। इसके बाद मनोचिकित्सक डॉक्टर शाहिस्ता उसे हिप्नोटाइज करती हैं, यानी सम्मोहित करती हैं, और वो इसमें कामयाब भी हो जाती हैं। लेकिन बस कुछ ही मिनटों में ओम शास्त्री बिना किसी बाहरी मदद के खुद को हिप्नोसिस से बाहर निकाल लेता है। ये कैसे मुमकिन है? मेडिकल साइंस के हिसाब से तो ये लगभग नामुमकिन है। नामुमकिन है। ये ऐसा है जैसे कोई खुद अपनी सर्जरी कर ले। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी, है ना? हाँ, ये तो बस पहली चौंकाने वाली बात थी। वो उस फैसिलिटी के हेड डॉक्टर श्रीनिवासन को उनके बचपन के निकनेम चिन्ना से बुलाता है, एक ऐसा नाम जो उनके परिवार के अलावा कोई नहीं जानता था। बिल्कुल। अब इसे ये कहकर खारिज किया जा सकता है कि शायद उसने कहीं से ये जानकारी निकाली हो सकता है वो एक ट्रेंड जासूस हो। हाँ, ये हो सकता है। लेकिन असली सवाल तब उठता है जब वो एक बंद साउंड प्रूफ कमरे में बैठे बैठे टीम को बताता है कि ठीक 3 घंटे बाद बारिश होने वाली है, हवा की रफ्तार क्या होगी, और उसे गीली मिट्टी की गंध भी आ रही है, एक बंद कमरे में। हाँ। और हद तो तब हो जाती है जब वो ये भी बता देता है कि दोपहर के खाने में लौकी की सब्जी बनी है, जबकि उसे किसी ने बताया तक नहीं। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जब आप इन्हें एक साथ देखती हैं तो एक बहुत बड़ी और डरावनी तस्वीर बनती है। टीम के सामने 2 ही रास्ते थे। या तो ये आदमी कोई ऐसा जासूस है जिसे हर तरह के टॉर्चर और पूछताछ को झेलने की ट्रेनिंग मिली है, या फिर ये मामला विज्ञान और तर्क की सीमाओं से बहुत बहुत आगे का है। और यहीं से कहानी का असली रहस्य शुरू होता है। हाँ, और जब डॉक्टर शाहिस्ता उसे दोबारा हिप्नोटाइज करके सवाल पूछना शुरू करती हैं, तो जो जवाब मिलते हैं वो विज्ञान और तर्क की हर दीवार को तोड़ देते हैं। वो दावा करता है कि उसका नाम सिर्फ ओम शास्त्री नहीं है। तो फिर क्या है? वो कहता है कि अलग अलग युगों में उसके कई नाम और कई पहचाने रही हैं। और यहीं से कहानी उस दिशा में मुड़ती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वो क्या दावा करता है? उसका पहला दावा ही किसी के भी पैरों तले जमीन खिसकाने के लिए काफी है। वो कहता है कि वो रामायण काल में वैद्य सुषेण था। एक मिनट, सुषेण वैद्य? हाँ, वही सुषेण जिसने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण की जान बचाई थी? वही। ये तो त्रेता युग यानी रामायण के समय की बात हो गई। मतलब उसका दावा है कि वो हजारों साल से जिंदा है। और ये तो बस पहली पहचान थी। इसके बाद वो कहता है कि महाभारत के समय में यानी द्वापर युग में वो हस्तिनापुर का प्रधानमंत्री विदुर था। विदुर? वही विदुर जो अपनी नीति और धर्म के लिए जाने जाते थे? हाँ, वही। रुको, मतलब रामायण से सीधे महाभारत, और इसके बाद? ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकता है? इसके बाद वो दावा करता है कि मौर्य वंश के समय वो विष्णुगुप्त था, जिसे दुनिया चाणक्य के नाम से जानती है। चाणक्य, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया और अर्थशास्त्र की रचना की। बिल्कुल। जब टीम का जो इतिहासकार है परिमल, वो हिसाब लगाता है, हाँ, टाइमलाइन का, हाँ, तो वो हैरान रह जाता है। सुषेण मतलब रामायण काल और चाणक्य यानी मौर्य काल,
इन दोनों के बीच ही करीब करीब 7,000 साल का फासला है। 60,000 साल, ये सोचना ही दिमाग हिला देता है। अगर हम इन दावों को एक पल के लिए सच मान भी लें, तो इसका मतलब है कि ये व्यक्ति हमारे इतिहास के हर बड़े मोड़ पर न सिर्फ मौजूद था, बल्कि एक अहम भूमिका भी निभा रहा था। बिल्कुल। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। वो बताता है कि वो 18वीं सदी में सिख योद्धा बंदा सिंह बहादुर का सेनापति भी रहा है। अच्छा। लेकिन उसका सबसे बड़ा और चौंकाने वाला दावा तब आता है जब टीम उससे पूछती है कि वो आज यहाँ क्यों है, उसका मकसद क्या है। और वो क्या कहता है? वो कहता है कि वो सुभाष चंद्र बोस को ढूंढ रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस? लेकिन उनका इस सबसे क्या लेना देना? ओम के अनुसार सुभाष चंद्र बोस असल में महाभारत के एक और पात्र अश्वत्थामा है। और अश्वत्थामा हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार उन 7 चिरंजीवियों में से एक हैं जिन्हें अमरता का वरदान या श्राप मिला है। तो ओम का मानना है कि वो दोनों ही चिरंजीवी हैं और वो अपने पुराने साथी को ढूंढ रहा है। बिल्कुल। ये सब सुनकर तो किसी का भी सिर चकरा जाएगा। एक तरफ ऐसे दावे हैं जिन पर यकीन करना नामुमकिन है, और दूसरी तरफ उस आदमी की ऐसी क्षमताएं हैं जिन्हें विज्ञान समझ नहीं पा रहा। जाहिर है टीम के अंदर भी इसको लेकर बहस छिड़ गई होगी। हाँ, और यहीं पे कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। ओम के इन दावों से टीम 2 गुटों में बढ़ जाती है। अच्छा। एक तरफ हैं डॉक्टर बत्रा और मनोचिकित्सक डॉक्टर शाहिस्ता, जो पूरी तरह से विज्ञान और तर्क में विश्वास रखते हैं। उनका नजरिया तो साफ होगा। उन्हें यही लग रहा होगा कि ये आदमी जरूर कोई मानसिक रोगी है, शायद स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर ले ऐसा कुछ। हाँ बिल्कुल, जहाँ एक इंसान खुद को अलग अलग लोग समझने लगता है और अपनी ही बनाई कहानियों पर यकीन करने लगता है। उनकी नजर में ये सब उसकी कल्पना है। बिल्कुल। लेकिन फिर दूसरी तरफ है पौराणिक कथाओं का विशेषज्ञ अभिलाष। और अभिलाष एक ऐसा सवाल पूछता है जो सबको चुप करा देता है। वो टीम को हिंदू पौराणिक कथाओं के 4 युगों, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के बारे में बताता है। और फिर वो एक उदाहरण देता है। कैसा उदाहरण? वो हनुमान चालीसा के एक दोहे का जिक्र करता है, युग सहस्र योजन पर भानु। वो बताता है कि इस दोहे में लिखी संख्याओं को अगर आज की इकाइयों में बदला जाए तो जो दूरी निकलती है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच की वास्तविक दूरी के बहुत ज्यादा करीब है। मतलब ये सिर्फ एक संयोग तो नहीं हो सकता, है ना? संभावना बहुत कम है कि सदियों पहले लिखे गए किसी धार्मिक ग्रंथ में इतनी सटीक खगोलीय जानकारी छिपी हो। अभिलाष का भी यही सवाल है। वो 14वीं सदी के एक वैदिक विद्वान सायणाचार्य का भी जिक्र करता है, जिन्होंने प्रकाश की गति की गणना की थी और उनकी गणना भी आज की आधुनिक गणना के बेहद करीब है। तो वो ये तर्क देता है कि क्या हमारी पौराणिक कथाएं सिर्फ कहानियां हैं या वो एक इनकोडेड ज्ञान है, एक ऐसा विज्ञान है जिसे हम आज की टेक्नोलॉजी से बस समझना शुरू कर रहे हैं। और ये तथ्य टीम के तार्किक सदस्यों को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ये भी सोचने वाली बात है कि लेखक ने ओम शास्त्री के लिए यही किरदार क्यों चुने। सुषेण वैद्य एक हीलर यानी उपचारक है। विदुर और चाणक्य महान रणनीतिकार और मार्गदर्शक हैं। ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है। क्या इसका मतलब यह है कि ओम शास्त्री सिर्फ एक अमर व्यक्ति नहीं, बल्कि इतिहास के हर अहम मोड़ पर एक मार्गदर्शक या एक फिक्सर की भूमिका निभाता रहा है? हाँ, ये उसे सिर्फ एक मूक दर्शक से ज्यादा इतिहास का एक सक्रिय भागीदार बना देता है। एक ऐसा किरदार जो शायद मानवता को सही रास्ते पर रखने की कोशिश कर रहा है पर्दे के पीछे से। तो एक तरफ टीम के अंदर विज्ञान और विश्वास की ये जबरदस्त बहस चल रही है, लेकिन इस बीच कोई तो होगा जो ओम के इन अविश्वसनीय दावों की असल दुनिया में यानी डिजिटल वर्ल्ड में जांच कर रहा होगा। हाँ, और वो है टीम की हैकर, जिसका कोड नेम है LSD। और डिजिटल दुनिया में उसे जो सबूत मिलते हैं वो इस पहेली को सुलझाने के बजाय और भी ज्यादा पेचीदा बना देते हैं। ऐसा क्या मिलता है उसे? LSD को पता चलता है कि ओम शास्त्री के नाम से कई बैंक खाते और प्रॉपर्टीज तो हैं ही, लेकिन उसके और भी कई नाम हैं। और इन सभी नामों पर असली पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर ID कार्ड जैसे सरकारी दस्तावेज मौजूद हैं। मतलब ये कोई नकली पहचान नहीं है? नहीं, ये सभी कानूनी तौर पर असली हैं। और सबसे अजीब बात ये है कि वो हर पहचान में अपनी उम्र 40 के आसपास रखता है और दशकों तक एक ही जगह पर रहने के लिए वो खुद का बाप और फिर खुद का बेटा बनता रहता है। हाँ, ये तो किसी सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर करने से कहीं ज्यादा आगे की बात है। इसका मतलब है कि वो दशकों से सिस्टम को धोखा दे रहा है और किसी ने नोटिस तक नहीं किया। ये तो अविश्वसनीय है। बिल्कुल। लेकिन LSD को जो सबसे बड़ी और विस्फोटक जानकारी मिलती है वो उसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जोड़ती है। अच्छा।
ओम की एक पहचान बंकिम चंद्र चक्रवर्ती के नाम से पेरिस में ठीक उसी समय मौजूद थी जब नेताजी को भी वहां देखे जाने की अपुष्ट खबरें आई थी। ये तो एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। मतलब ओम की कहानी का एक सिरा असल दुनिया के रिकॉर्ड से जुड़ रहा है। हाँ, और यहीं से एलएसडी नेताजी की मृत्यु से जुड़ी कई थ्योरीज भी सामने रखती है, जिसमें गुमनामी बाबा का रहस्य भी शामिल है, जिन्हें कई लोग नेताजी ही मानते थे। बिल्कुल। ये कहानी का वो मोड़ है जहां पहली बार ओम के पौराणिक दावों को आधुनिक वेरीफाइबल डेटा का सहारा मिलता है। ये डिजिटल सबूत तो सबसे ज्यादा डराने वाले हैं। हाँ, क्योंकि ये पौराणिक कथाओं को सरकारी डेटाबेस से जोड़ देते हैं। अब ये सिर्फ कल्पना नहीं रही, ये एक ट्रैक की जा सकने वाली पहचान बन गई है। तो अब हमारे सामने एक ऐसी स्थिति है जहां एक तरफ एक आदमी है जो रामायण काल से जीवित रहने का दावा कर रहा है, खुद को चाणक्य और विदुर बता रहा है। हाँ। ये दावे इतने अविश्वसनीय हैं कि कोई भी इन्हें पागलपन समझेगा। लेकिन दूसरी तरफ उसी आदमी के पास ऐसी मानसिक और शारीरिक क्षमताएं हैं जिन्हें विज्ञान समझा नहीं पा रहा। और उसके खिलाफ डिजिटल दुनिया में ऐसे ठोस सबूत हैं जो उसकी लंबी उम्र की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो अब टीम क्या करती है? कहानी उस मोड़ पर आकर रुकती है जहां टीम के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। नार्को एनालिसिस फेल, हिप्नोसिस फेल, तर्क वितर्क से कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। अब टीम एक आखिरी और बेहद खतरनाक कदम उठाने का फैसला करती है। वो क्या है? वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले हैं जिससे वो ओम को हिप्नोटाइज करने की जगह उसकी यादों को सीधे एक स्क्रीन पर देख सकेंगे। उसकी यादों को स्क्रीन पर देखना, ये तो विज्ञान की हदों को भी पार करने जैसा है। बिल्कुल, सच को जानने का ये उनका आखिरी प्रयास है। और कहानी हमें इसी एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सवाल? सोचिए, अगर किसी के विचारों और यादों को सीधे स्क्रीन पर देखना मुमकिन हो और वो यादें इतिहास और विज्ञान के हर नियम को तोड़ रही हों, तो कोई किस पर विश्वास करेगा? अपनी आंखों पर या अपनी अब तक की समझ और तर्क पर? क्या इतिहास उतना ही सीधा है जितना हम किताबों में पढ़ते हैं, या इसके कुछ अध्याय जानबूझकर फाड़ दिए गए हैं जो हमारी समझ से परे हैं?